हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और यहाँ हम स्टडी कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ पे ऑलरेडी लगभग हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर, स्टोन, टिम्बर, ब्रिक्स। तो अभी हम कुछ देखेंगे इस लेक्चर में। कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं जैसे कि स्टील हो गया, पेंट हो गया और ग्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए जो कि है स्टील। ठीक है, तो स्टील इज द मोस्ट सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल among all the metallic material because steel has various combinations of physical and mechanical properties। तो स्टील क्या है, बहुत ही सुटेबल बिल्डिंग मटेरियल है हम जितने भी मेटालिक मटेरियल उनमें से। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टील के पास बहुत सारा एक मतलब फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसका हम यूज करेंगे उसका अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में। By adjusting the carbon content, alloying elements and heat treatment, a desired form of steel can be attained। और इसके साथ साथ स्टील में एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कार्बन कंटेंट को एडजस्ट करके या कोई एलिमेंट उसमें ऐड करके एलॉय बनाकर या हीट ट्रीटमेंट करके हम अपने जो हमको रिक्वायर्ड है उसका कौन सा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सा डिजायर्ड फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म हम ले सकते हैं स्टील का by changing the carbon content or adding some element to form alloy और कोई हीट ट्रीटमेंट करके। तो ये खासियत है स्टील का। अगर हम स्टील को क्लासिफाई करें बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट, तो डेड माइल्ड स्टील बोलेंगे जिसमें कार्बन कंटेंट 0.15% से कम होगा। तो डेड माइल्ड स्टील बोलेंगे जिसको 0.15 परसेंटेज कम होगा कार्बन कंटेंट। माइल्ड स्टील स्कोर बोलेंगे जिसमें कार्बन कंटेंट कितना होगा, 0.15 से 0.3 के बीच में। मीडियम कार्बन स्टील कितना होगा, 0.3 से 0.8 के बीच में। और हाई कार्बन स्टील होगा 0.8 से 1.5। ठीक है, देखते हैं माइल्ड स्टील क्या होता है। तो माइल्ड स्टील कैन आल्सो बी कॉल्ड एज लो कार्बन स्टील और सॉफ्ट स्टील। तो माइल्ड स्टील को हम और क्या कह सकते हैं, लो कार्बन स्टील और सॉफ्ट स्टील। ठीक है, क्योंकि कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.15 से 0.3 के बीच में, इसलिए कह देंगे हम लो कार्बन स्टील और सॉफ्ट स्टील। माइल्ड स्टील हैज डक्टिलिटी, malleability and toughness properties and mild steel is more elastic as compared to wrought iron। जो mild steel होता है वो क्या होता है, डक्टाइल होता है, malleability होता है इसमें अच्छा खासा, और टफनेस प्रॉपर्टी होता है और ज्यादा इलास्टिक होगा। किसके कंपेरिजन में, जो रॉट आयरन होगा उसके कंपेरिजन में, मतलब जो प्योर आयरन कह सकते हैं उसके कंपेरिजन में ज्यादा इलास्टिक होगा इसमें। इट कैन बी इजिली वेल्डेड एंड फॉर्ज्ड, और इसको आसानी से आप वेल्ड कर सकते हैं और उसको फॉर्ज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट शेप में। इट रस्ट वेरी फास्ट, इसमें रस्टिंग बहुत फास्ट होगा। एंड कैन बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, और उसको परमानेंटली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं माइल्ड स्टील को। इट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7.3, और जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो कितना, लगभग 7.3 के बीच में होगा, आसपास होगा। अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें स्टील में तो वो आपको होगा 800 से 1200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बीच में, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 600 से 800 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द डॉल्ड सेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रीइंफोर्सिंग बार में, रूफ कवरिंग, सीट पाइल वॉल्स एंड रेलवे ट्रैक्स। देखेंगे हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील इज आल्सो नोन एज हार्ड स्टील। हाई कार्बन स्टील को हम क्या बोलेंगे, हार्ड स्टील भी बोलते हैं। हाई कार्बन स्टील ये भी टफ होगा एंड हैज हाई इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में इसका जो इलास्टिसिटी होगा वो ज्यादा होगा। हाई कार्बन स्टील कैन नॉट बी फॉर्ज्ड एंड वेल्डेड इजीली, और इसको आसानी से आप फॉर्ज नहीं कर सकते हो, वेल्ड नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कार्बन स्टील इज 1350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो गया, वहां था आपको 800 से 1200, यहाँ पे बढ़ के हो गया 1350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये भी बढ़ गया 1400 से 2000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई कार्बन स्टील का, तो ये अप्रोक्स होगा 7.9। ठीक है, इट इज यूज्ड इन आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क में हम यूज करते हैं हाई कार्बन स्टील का। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हो गया, मशीन टूल्स हो गया या मशीन पार्ट हो गया, तो यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन है हाई कार्बन स्टील का। हम देखें मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है, इट इज टर्म्ड एज हाई टेंसाइल स्टील। तो जो मीडियम कार्बन स्टील होता है उसे हम कहते हैं हाई टेंसाइल स्टील। ठीक है, इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा। एंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 1200 टू 1350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो लगभग कितना होगा, 1200 से 1350 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। 2.4% 2 से 4% कार्बन इज प्रेजेंट इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कितना कार्बन होता है, तो 2 से 4%।
0.15% कार्बन इज द अपर लिमिट ऑफ रॉट आयरन का जो अपर लिमिट है वो 0.15% है। एंड 0.25 टू 1.5% कार्बन इज फाउंड इन स्टील। और स्टील में कितना कार्बन मिलेगा, तो 0.25 से 1.5% के बीच में कार्बन मिलेगा स्टील में। When the carbon limit exceeds 1.5%, जैसे ही कार्बन लिमिट अगर 1.5% से एक्सीड करेंगे, इट डज नॉट कंबाइन विद आयरन, ये आयरन से कंबाइन नहीं करेगा, एंड इज प्रेजेंट एज अ फ्री ग्रेफाइट, और फ्री ग्रेफाइट के रूप में प्रेजेंट रहेगा। Thus the dividing line between the cast iron and steel is the free graphite presence। तो डिवाइडिंग लाइन क्या हो गया यहाँ पे, स्टील और कास्ट आयरन के बीच में फ्री ग्रेफाइट का होना। अगर फ्री ग्रेफाइट है मतलब वो उसका कार्बन कंटेंट 1.5% ज्यादा है, स्टील नहीं है, वो कास्ट आयरन हो गया। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ग्रेफाइट रिप्रेजेंट स्टील। ठीक है, तो अगर एब्सेंस ऑफ ग्रेफाइट नहीं है, इसका मतलब जो उसका जो कार्बन कंटेंट है वो 1.5% से कम है, मतलब वो स्टील है मटेरियल। अगर फ्री ग्रेफाइट है, इसका मतलब कार्बन कंटेंट 1.5% ज्यादा हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कास्ट आयरन को। ठीक, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट माइल्ड स्टील एंड रॉट आयरन, तो माइल्ड स्टील और रॉट आयरन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाय ड्रॉपिंग अ ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन द स्टील प्रोड्यूसेस अ डार्क ग्रे स्टेन। अब हम जब एक नाइट्रिक एसिड लेंगे, उसका एक ड्रॉप जो है गिराएंगे स्टील पे, तो वो प्रोड्यूस करेगा एक डार्क ग्रे का स्ट्रेन, डार्क ग्रे कलर का दाग लग जाएगा। ठीक है, स्टील पे, एंड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ हाई कार्बन कंटेंट। ठीक है, इफ दिस स्टेन डज नॉट अपीयर, अगर मान लीजिए स्टेन नहीं अपीयर हुआ सरफेस के ऊपर, इट इज सेड टू बी रॉट आयरन, तो उसको बोल देंगे हम रॉट आयरन बोल देंगे। बाय दिस मेथड वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन माइल्ड स्टील एंड रॉट आयरन, और इस मेथड से हम क्या करेंगे, इजीली इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपको माइल्ड स्टील है या रॉट आयरन है। ठीक, अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कैसे करते हैं। द स्टील कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो ये प्रोसेस हो गया, बेसमर प्रोसेस, सेमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल स्टील प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस, ओपन हार्थ प्रोसेस, इलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो ये 6 प्रोसेस दिया हुआ है जिससे हम स्टील को प्रोसेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो पहला प्रोसेस है वो है बेसमर प्रोसेस। बेसमर प्रोसेस, बेसमर प्रोसेस इज द चीफ मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो स्टील को मैन्युफैक्चर करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, तो वो है बेसमर प्रोसेस। दिस प्रोसेस में भी एसिडिक और बेसिक, ये जो प्रोसेस होगा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। इन द एसिडिक प्रोसेस द एसिडिक नेचर लाइनिंग मटेरियल इज यूज्ड लाइक क्वार्ट्ज एंड क्ले, क्वार्ट्ज क्ले। तो एसिडिक प्रोसेस में क्या करेंगे, एक एसिडिक नेचुरल लाइनिंग मटेरियल यूज करेंगे, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, क्ले हो गया। Acidic process is adopted if iron ores contain zero or very small quantity of sulfur and phosphorus। एसिडिक प्रोसेस कब हम अडॉप्ट करेंगे, वो तब अडॉप्ट करेंगे जब आयरन के ओर में क्या होगा, जीरो या वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस होगा, मतलब सल्फर या फॉस्फोरस नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम होगा, तब हम क्या करेंगे, एसिडिक प्रोसेस अपनाएंगे। इन द बेसिक प्रोसेस द लाइनिंग मटेरियल इज बेसिक नेचर। बेसिक प्रोसेस में क्या करता है, जो लाइनिंग मटेरियल होता है वो बेसिक नेचर का होता है, जैसे कि मैग्नीशियम और लाइम। इट इज adopted if pig iron contains any impurities। अगर पिग आयरन मतलब कह सकते हैं कि जो आयरन ओर होगा उसमें बहुत ही कम इम्प्योरिटीज है, तो हम द बेसिक प्रोसेस अडॉप्ट कर लेंगे। इन द बेसिमर प्रोसेस पिग आयरन इज मेल्टेड, पिग आयरन को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे फर्नेस में पहले, एंड देन सेंड टू बेसिमर कन्वर्टर्स, फिर इसको सेंड करेंगे कहाँ पे, बेसिमर के कन्वर्टर में। इन द बेसिमर कन्वर्टर ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, एक हॉट एयर ये दिया जाएगा उस मेल्टेड पिग आयरन को, टू ऑक्सीडाइज द कार्बन, जिससे कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एज पर द रिक्वायरमेंट सम कार्बन एंड मैग्नीज आर एडेड टू द कन्वर्टर, कुछ जो हमारा रिक्वायरमेंट के अनुसार कुछ कार्बन और मैग्नीज उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, द मोल्टन मैटर इज देन पोर्ड इनटू मोल्ड्स टू फॉर्म इनगॉट्स, और फिर जो मोल्टन मैटर होगा उसको कहाँ पोर कर देंगे, मोल्ड्स में, टू फॉर्म इनगॉट्स, उस मतलब जो डिफरेंट जो शेप का हमको चाहिए मोल्ड में डाल के उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका दिया हुआ है पूरा बेसिमर प्रोसेस, यहाँ से एयर पास करेंगे। ठीक है, ये आपका एयर डक्ट हो गया, यहाँ पे ये आपका मोल्टन पिग हम यहाँ पे डाले, ये स्टील प्लेटेड सेल हो गया, ये रिफ्रैक्टिव लाइनिंग हो गया, यही एसिडिक प्रोसेस में एसिडिक होगा और बेसिक प्रोसेस में बेसिक होगा। ये नेज यहाँ से फ्लो फ्लेम निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमेंटेशन प्रोसेस। दिस मेथड वाज फॉर्मली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द स्टील एट प्रेजेंट। This method was formerly used to manufacture at the cement at present. This method is not adopted। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, दिस मेथड वाज फॉर्मली, पहले यूज हुआ करता था स्टील को बनाने में, लेकिन अब प्रेजेंटली ये अडॉप्ट नहीं होता है।
इट इज कॉस्टली मेथड एंड इट इज नॉट एडॉप्टेड प्रैक्टिकली, और उसको काफी कॉस्टली हो जाता है, तो एक इकोनॉमिकल नहीं होता है। ये करता क्या है, तो इट कन्वर्ट्स पिग आयरन टू ऑलमोस्ट प्योर डॉट आयरन एंड देन प्रिपेयर्स द स्टील बाय एडजस्टिंग द कार्बन कंटेंट। ये पहले क्या करेगा, पिग आयरन को कन्वर्ट कर देगा प्योर डॉट आयरन में, और फिर स्टील फॉर्म करेगा बाई हम कार्बन कंटेंट को एडजस्ट करके स्टील का फॉर्मेशन, स्टील को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है क्रूसिबल स्टील प्रोसेस। This process is used in small quantities. This process is used in small quantities high carbon steel production. जहाँ पे small quantities में high carbon steel को produce करना होता है, वहाँ पे हम crucible steel process का इस्तेमाल करते हैं. In this process, the fragment of blistered steel or short bars of wrought irons are mixed with charcoal and heated in a fire clay crucible. After heating poured into suitable molds. ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, एक हम ब्लिस्टर स्टील का फ्रेगमेंट लेंगे या शॉर्ट बार कह लीजिए और रॉट आयरन का, और उसको मिक्स करेंगे चारकोल के साथ, फिर उसको हीट करेंगे एक फायर क्ले क्रूसिबल में। आफ्टर हीटिंग करके कहाँ पे उसको पोर कर देंगे, एक सुटेबल मोल्ड्स में डाल देंगे। हार्ड एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टील्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया से क्या मिलेगा, एक हार्ड और यूनिफॉर्म क्वालिटी स्टील मिलेगा। नेक्स्ट आपका है डुप्लेक्स प्रोसेस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिड बेसमर प्रोसेस एंड बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस। तो डुप्लेक्स प्रोसेस बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन है एसिड बेसमर प्रोसेस और बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस का। दिस प्रोसेस इज इकोनॉमिकल एंड सेव टाइम्स। ये जो प्रोसेस होता है क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है एंड टाइम सेव करेगा। ठीक है, ठीक। In this process, molten pig iron is treated in an acid बेसमर कन्वर्टर। तो पहले क्या करेंगे, एसिड बेसमर कन्वर्टर में इसको ट्रीट करेंगे पिग आयरन को, मोल्टन पिग आयरन को, जिससे क्या होगा, इम्प्योरिटीज लाइक सिलिका मैग्नीज एंड कार्बन आर इलिमिनेटेड। तो जो इम्प्योरिटीज होगा सिलिका मैग्नीज और कार्बन, ये क्या होगा, इलिमिनेट हो जाएगा। इट इज देन ट्रीटेड इन ए बेसिक ओपन हार्थ। ये बेसिक ओपन हार्थ में इसको ट्रीट करेंगे हम। यहाँ पे इम्प्योरिटी जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो इलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ओपन हार्थ प्रोसेस। ओपन हार्थ प्रोसेस में भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, बट बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस इज मोर एडॉप्टेड। लेकिन जो बेसिक ओपन हार्थ प्रोसेस होता है उसे हम ज्यादा एडॉप्ट करते हैं। इन दिस हार्थ फिल्ड विथ मोल्टन पिग आयरन, इस हार्थ में क्या करते हैं हम, फिल करेंगे हम विथ मोल्टन पिग आयरन। ठीक है, मोल्टन पिग आयरन डाल देंगे। देन मिक्सचर ऑफ प्री हीटेड एयर, फिर एक मिक्सचर डालेंगे किसका, प्री हीटेड एयर एंड कोल गैस। ठीक, उसको हम पास करवाएंगे उस हार्थ से। इस हीट से क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज ऑफ मेटल वो होगा, जो मेटल का इम्प्योरिटीज होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड आफ्टर रिमूविंग इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के बाद उसको डाल देंगे हम कहाँ पे, इन मोल्ड्स में, जिससे इन गॉड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज सिंपल, लेस टाइम टेकिंग एंड स्टील ऑफ होमोजेनियस नेचर इज फॉर्म्ड। यह प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है और टाइम टेकिंग भी कम होता है, और स्टील जो बनेगा यहाँ पे काफी होमोजेनियस नेचर का फॉर्म करेगा। इलेक्ट्रिक प्रोसेस, ठीक। इन दिस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग द मेटल। मेटल को हीट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड द अदर प्रोसेस इज द सेम एज इन द केस ऑफ बेसमर प्रोसेस और ओपन हार्थ प्रोसेस। तो सिर्फ पिघलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी जो प्रोसेस है उसके आगे का वो सब सेम होगा जो हमने बेसमर में देखा है या ओपन हार्थ में देखा है। देखते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज कैरिड आउट टू डेवलप डिजायर प्रॉपर्टीज इन इट। तो उसमें कुछ डिजायर प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए हम क्या होता है, हीट से ट्रीट करते हैं स्टील को। द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील कैन बी कंट्रोल एंड चेंज बाय वेरियस हीट ट्रीटमेंट्स। तो क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग हीट ट्रीटमेंट देकर हम उसके प्रॉपर्टीज को स्टील के उसको कंट्रोल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। Two same type of steel having the same composition can give different properties by subjecting into different types of heat treatment। वही बात है, तो अगर दो स्टील लेंगे जिसका कंपोजिशन सेम होगा, उसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप कर सकते हैं बाय गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स। जैसे कि हार्डनिंग। इन दिस प्रोसेस हार्डनिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस स्टील इज हीटेड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर फर्स्ट। पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर उसको हीट करेंगे स्टील को। देन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद रैपिड कूलिंग इज गिवन टू द स्टील। फिर एक रैपिड कूलिंग देंगे हम, बहुत तेजी से कूल करेंगे, ठंडा करेंगे बाय इमर्सिंग इट इन साल्ट सॉल्यूशन। पहले बहुत गर्म कर दिया क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर ले जाकर, फिर एक साल्ट सॉल्यूशन वाटर या ऑयल में डाल के बहुत तेजी से उसको हम ठंडा करेंगे, डिपेंड। और ठीक है, इससे क्या होगा, एक डिजायर हार्डनेस आपको मिल जाएगा। व्हाट इज क्वेंचिंग, क्वेंचिंग क्या होता है, इन द हार्डनिंग प्रोसेस द कूलिंग इज टू बी कैरिड आउट टू अ कंट्रोल्ड रेट।
तो कूलिंग प्रोसेस में क्या, हार्डनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कूलिंग होता है वो कैरिड आउट एट कंट्रोल रेट, एक कंट्रोल रेट से कूलिंग करते हैं। सच ए कंट्रोल्ड रेट ऑफ कूलिंग इज नोन एज क्वेंचिंग। उसे कंट्रोल्ड रेट ऑफ कूलिंग में जो ठंडा करने का रेट है ना, उसको बोलेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, और जो कंट्रोल रेट ऑफ कूलिंग होगा उसको बोलेंगे क्वेंचिंग। ठीक है। टेम्परिंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस hardened steel is reheated to relieve the excess surface strain which is induced in it during the hardening process। अब हार्डनिंग प्रोसेस किया हमने, पहले गर्म किया फिर ठंडा किया, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कुछ सरफेस पे स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस प्रोड्यूस जो एक्सेस सरफेस स्ट्रेन होगा उसको रिलीव करने के लिए फिर से हम उसको रीहीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, जो हार्डन स्टील होगा वो क्या होगा, वो रिलीव हो जाएगा। ऐसे को बोलते हैं टेम्परिंग। नेक्स्ट है आपका एनिलिंग। एनिलिंग क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिलिंग इज टू मेक द स्टील सॉफ्ट। स्टील को सॉफ्ट बनाना मेन इसका पर्पस होता है एनिलिंग का। इट रिड्यूसेस टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीजेस डक्टिलिटी एंड रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर सर्टेन स्ट्रेस। तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूसेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, बट इंक्रीज डक्टिलिटी, लेकिन डक्टिलिटी को बढ़ा देगा, एंड रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर सडन स्ट्रेस के कारण जो फ्रैक्चर होता है उसको भी रेसिस्ट करेगा। इन एनिलिंग मेटल इज हीटेड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। ये मेटल को हीट करेंगे बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, बिटवीन टेम्परेचर टू बी केप्ट ड्यूरिंग एनिलिंग below critical temperature between 500 to 600 degrees Celsius, and to remove excess strain, removal of gases, to modify electrical and mechanical properties। तो excess strain को remove करने के लिए, gases को remove करने के लिए, या electric and mechanical properties को modify करने के लिए क्या करेंगे, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको हीट करेंगे। इन द केस ऑफ एनिलिंग, तो ये आपका अलग अलग रेंज दिया हुआ है, रेंज ऑफ एनिलिंग टेम्परेचर 871 टू 925। तो यहाँ पे कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, बिलो 0.12%। अगर 0.13 टू 0.13 टू 0.29% है, तो इस केस में 843 टू 870। इफ द कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज 0.3 टू 0.49%, जब उस केस में जो रेंज होगा एनिलिंग टेम्परेचर का वो होगा 816 टू 842। ठीक है। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग स्टील above द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड रैपिड कूलिंग इन द एयर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द डिफॉर्मिटीज इम्पार्टेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग स्टील above द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, एंड रैपिड कूलिंग इन द एयर, फिर एयर में ही इसको रैपिडली बहुत तेजी से कूल करेंगे, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द डिफॉर्मिटीज इम्पार्टेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त कुछ जो डिफॉर्मिटी आ गया उसमें इम्पार्ट हो गया, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या किया, पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर उसको हीट किया और फिर एयर में ही रैपिड कूल किया, और इस प्रक्रिया को हम बोल देंगे नॉर्मलाइजिंग। ठीक। नेक्स्ट है आपका नाइट राइडिंग। तो नाइट राइडिंग में क्या करते हैं? The process of saturating the surface layer of steel with nitrogen by heating is known as nitrating। The process of saturating the surface layer of steel। तो सरफेस लेयर, स्टील का जो सरफेस लेयर होता है उसको क्या करेंगे, हम सैचुरेट करेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, बाय हीटिंग, हीट करके, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्राइटिंग। द हीटिंग टेम्परेचर इज बिटवीन 480 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस। और उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो 480 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक। इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग द हाई सरफेस हार्डनेस। तो ये नाइट्राइटिंग से क्या होता है, हमें एक हाई सरफेस हार्डनेस देखने को मिलता है, एंड गुड वियर रेसिस्टेंस, इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन। ठीक है। एलॉय स्टील की बात करें, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन द स्टील रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और मेटालिक सब्सटेंस इज डन व्हिच इज टर्म्ड एज एलॉय। तो इन ऑर्डर टू इम्पार्ट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी इन द स्टील, in order to impart the desired properties in the steel required for construction, a combination of metals or metallic substance is done, is is added, is उसी को बोलेंगे एलॉय। ठीक है। तो एक डिजायर प्रॉपर्टी इम्पार्ट करने के लिए किसी भी स्टील में जो हमें चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन के टाइम में, तो क्या करेंगे, एक मेटल और मेटालिक सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे और उसी को बोलेंगे एलॉय। डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज स्टील यूज इन कंस्ट्रक्शन एज फॉलोज। तो ये कुछ एलॉयज हैं, जैसे कि एक एलॉय है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इसमें क्रोमियम होता है 16%। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये वेरी हार्ड होगा, टफ होगा, इलास्टिक, एसिड एंड कोरोजन रेसिस्टेंस होगा। यूजेस कहाँ पे इसका, तो यूटेंसिल्स, बॉल बेयरिंग एंड रेजर ब्लेड्स में।
निकेल की बात करें तो निकेल में जो निकेल स्टील होगा उसमें निकेल हम ऐड करेंगे 3.5%। ये मोर इलास्टिक होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, लाइट वेट। इसका यूज कहाँ पे होगा? ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स। जो इनवार होता है, इनवार ये किसका होता है? यहाँ पे निकेल ऐड करते हैं, देखिए कितना 30 से 40%। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ विलो, यहाँ पे जो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होगा, थर्मल कोफिशिएंट होगा वो काफी कम होगा। जैसे कि मेजरिंग टेप हो गया, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो गया। वेनेडियम, वेनेडियम में होगा 1 से 2% ऐड करेंगे हम। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, स्पेस क्राफ्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट में यूज करेंगे। टंगस्टन की बात करें तो यहाँ पे हम जो टंगस्टन वाला एलॉय होगा, यहाँ पे टंगस्टन ऐड करेंगे 14 से 20% के बीच में। हाई कटिंग रेसिस्टेंस, हार्डनेस। यूज कहाँ पे है? तो बल्ब फिलामेंट हो गया, ब्लेड कटर हो गया, हाई स्पीड टूल हो गया। मैग्नीज, मैग्नीज 12 से 15%। हार्ड, टफ, हाई स्ट्रेंथ, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेलवे क्रॉसिंग क्रसेस में यूज होगा। मोलिब्डेनम, आपका यहाँ पे ऐड करेंगे मोलिब्डेनम 0.2 टू 0.3%। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेम्परेचर, गियर एक्सल शाफ्ट में यूज होगा। ठीक ठीक। मार्केट फॉर्म ऑफ स्टील, तो स्टील किस किस फॉर्म में मिलता है? तो एंगल सेक्शन के फॉर्म में मिलेगा, चैनल सेक्शन के फॉर्म में मिलेगा, राउंड बार्स, स्क्वायर बार्स, फ्लैट बार्स, प्लेट्स, आई सेक्शन, टी सेक्शन, हाई स्ट्रेंथ, हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, HYSD बार, वेल्डेड वायर फैब्रिक्स, एक्सपैंडेड मेटल, कोरुगेटेड शीट्स, TMT बार, CTD बार। तो ये सब क्या है? अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म ऑफ स्टील है। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील? तो कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील को? तो जैसे कार्बन कंटेंट करेगा, बाय चेंजिंग कार्बन कंटेंट डक्टाइल एंड ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ऑफ स्टील चेंजेस। तो जो कार्बन कंटेंट होता है वो चेंज हो जाएगा, कार्बन कंटेंट को जब चेंज करेंगे तो उसका डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस चेंज हो जाएगा। फिर ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब क्या करेगा? स्टील को अफेक्ट करेगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ये भी अफेक्ट करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं स्टील पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। तो करेक्ट वन चूज करना है यहाँ पे। तो एनिलिंग मेक्स स्टील हार्ड, तो एनिलिंग क्या करता है? स्टील को हार्ड बनाता है क्या? तो यहाँ पे गलत बात है, एनिलिंग जो है स्टील को सॉफ्ट बनाएगा, हम जस्ट ऊपर देखा है, तो ये आपका है गलत हो गया। टेम्परिंग इज द प्रोसेस इन विच हार्डन स्टील इज रीहीटेड टू रिलीव स्ट्रेन, सही बात है, हमने देखा था जो टेम्परिंग करते हैं उसको, जो आपको स्टील स्ट्रेन डेवलप, सरफेस पे स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, तो उसको रिलीव करने के लिए फिर से हीट करते हैं। ठीक, तो ये सही है। इन द एनिलिंग प्रोसेस मेटल इज हीटेड एबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो एनिलिंग में क्या करते हैं? बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया आपका 1 2 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग निकालना है। यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टेनलेस स्टील में कितना कितना आपका ये होगा? क्रोमियम होगा 16%। ठीक है, निकेल में कितना? निकेल में डालेंगे हम 3 3.5% निकेल डाल देंगे। इनवार में जो निकेल होता है वो ज्यादा होता है, 30 से 40%, 132 हो जाएगा। और जो वेनेडियम में डाल देंगे, वेनेडियम 0.5%, तो सी हो गया आंसर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील? तो स्टील के प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा आपका डी कार्बन कंटेंट का। As the carbon content changes, properties of steel changes. By changing carbon content, ductile and brittleness property of steel changes. ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टील खत्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में पेंट स्टडी करेंगे, और इस वजह से स्टील को और डिटेल में पढ़ेंगे। जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस टाइम स्टील को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।